रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। गाइस, अब तक हमने पढ़ा है रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम लोग इस भूमि पर रहते हैं और बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलापों को हम इस भूमि के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं, और ये हमें बहुत सारे तरीक़ों से कहीं ना कहीं हेल्प करती है और हम इसका डिफरेंट तरीके से यूज़ भी करते हैं। Thus, land is a natural resources of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. ये हमसे कह रहे हैं कि इसी वजह से लैंड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। इन्होंने आगे कहा भी है कि सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों को, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन को, ह्यूमन लाइफ यानी इंसानी जीवन को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी हमें लैंड की ही ज़रूरत होती है। हाउएवर, लैंड इज़ एन असेट्स ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। हालांकि लैंड जो है एक असेट है जिसका फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग। और इसी वजह से हमें इसका यूज़ जो है बहुत ही सोच समझकर डिफरेंट टाइप के पर्पसेस को पूरा करने के लिए केयरफुल तरीके से करना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। आगे हमसे कह रहे हैं कि इंडिया के पास जो लैंड अवेलेबल है उसकी वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि वो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स से बिलोंग करती है, नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, आइलैंड्स एट्सेट्रा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की हमें लैंड फॉर्म मिलती है हमारे भारत में देखने को। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया, इंडिया में जितना भी लैंड एरिया है उसका 43% वो प्लेन में है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, जो कि हेल्प करता है इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में, उसको हेल्प करने में। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जितनी भी लैंड है उसका 30% जो एरिया है वो हमें माउंटेन्स एरिया में देखने को मिलता है। एंड ये इंश्योर करता है पैरेनल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, और ये कुछ रिवर्स का जो कि साल भर फ्लो करती हैं उनके फ्लो में हेल्प करता है। प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। ये हमें हेल्प भी करता है टूरिज्म और इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स में भी। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्रीज इज़ द प्लेटो रीजन, और हमारे देश का लगभग 27% जो एरिया है वो प्लेटो रीजन है। इट पजेज रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, और इस एरिया में इंडिया में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें एक डायग्राम दिखाया है, आप इसके बेस पर इसको समझ सकते हैं। ये बता रहे हैं हम यहाँ पर कि लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, इंडिया में जो इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स उनमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये बता रहे हैं। आपको देखिए 3 कलर में दिखा रखा है। 43% ब्लू कलर में दिखा रखा है जो कि प्लेन्स को दिखा रहा है। उसके बाद 27% ये आपका दिखा रहा है प्लेटोज़ को, और लगभग 30% ये एरिया आप दिखा रहा है आपका प्लेटोज़ को। यानी इन तीनों में ही इन्होंने पूरी लैंड सिस्टम अपने हमारे यहाँ की जो लैंड है उसको दिखा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये हमसे कह रहे हैं लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। हम लैंड रिसोर्सेज को नीचे लिखे हुए पर्पसेस के आधार पर यूज़ कर सकते हैं, या निम्नलिखित पर्पसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा फॉरेस्ट। लैंड रिसोर्सेज का यूज़ फॉरेस्ट के लिए भी होता है, आपको पता ही है इंडिया के एक बहुत बड़ी पोर्शन पर फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इंडिया में ऐसी लैंड भी है जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है ही नहीं, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड, आपको बंजर भूमि दिख जाती है कहीं कहीं पर, और ऐसी लैंड जो कहीं पर यूज़ की नहीं जाती, जिसको वेस्ट लैंड के नाम से उन्होंने कहा है। आगे उसमें ही दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, बी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। ऐसी बहुत सी लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चरल यूज़ नहीं होता, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज,
ये जो लैंड होती है जिन पर ये रोड्स फैक्ट्रीज बिल्डिंग होती है वो कभी भी एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ नहीं की जा सकती। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अलावा कुछ और लैंड भी है जो कि अनकल्टिवेटेड है, जिसमें ऊपर की लैंड काउंट नहीं की गई हैं, जैसे कि परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसे लैंड जिस पर परमानेंट गेस्चर पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड देखने को मिलते हैं, यानी कि घास के मैदान जो होते हैं, परमानेंट घास के मैदान जो है वो भी कभी भी एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ नहीं आते हैं। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स, कह रहे हैं ऐसे बहुत से लैंड होती हैं जहाँ पर मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स देखने को मिल जाती हैं, खासतौर पर ऐसा एरिया जो कि नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसे वेस्ट लैंड्स जो कि कल्चरेबल हैं लेकिन 5 साल से अधिक समय से उनको कल्टीवेट नहीं किया गया है, वो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी उन्होंने ली है वो ली है फैलो लैंड्स की। इसमें बता रहे हैं, इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसमें कहा है उन्होंने करंट फ्लो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर। करंट फैलो ऐसी लैंड जो 1 साल से कम समय से खाली पड़ी हुई है या जिसको कल्टीवेट नहीं किया गया 1 साल के समय से, वो सब फैलो लैंड के अंदर आ रही है। दूसरा, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, और ऐसी लैंड जो 1 से 5 सालों से 1 से लेकर 5 सालों तक कल्टीवेट नहीं की गई है, उस लैंड को अदर देन करंट फैलो लैंड के अंदर उन्होंने कंसिडर किया है। और फिर लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है नेट सॉन एरिया। ये वो एरिया है जिसको लगातार कल्टीवेट किया जा रहा है, जिसमें लगातार क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। एरिया सॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ऐसा एरिया जो कि साल में 1 से ज़्यादा बार जिसको सॉन किया गया है, प्लस नेट सॉन एरिया इज़ नॉन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसके अंदर हम कंसीडर करके चलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा है लैंड यूज़ की जब बात कर रहे हैं तो लैंड को बेसिकली 5 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर कर उसके यूजेस को बताया है। पहला उन्होंने फॉरेस्ट कहा, दूसरा कहा उन्होंने लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फोर्थ फैलो लैंड, और फिफ्थ नेट सॉन एरिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है? द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability and culture and traditions etc. ये कह रहे हैं यूज़ जो है लैंड का वो डिटरमाइन किया जाता है 2 तरह के फैक्टर्स पर, एक बाय फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, और दूसरे हैं ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो ये 2 बेसिक टाइप हैं जो कि लैंड के यूज़ को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और लैंड यूज डाटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। और ये हमसे बता रहे हैं कि इंडिया का जितना भी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके सिर्फ 93% एरिया का ही हमारे पास डाटा अवेलेबल है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। कहें जो भी रिपोर्टिंग की गई है लैंड यूज़ की, ठीक है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें एक आसाम को छोड़कर जो बाकी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर कितना लैंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है कितना नहीं, इसके हमारे पास एग्जैक्ट डाटा अभी कलेक्ट कर नहीं आए हुए हैं। मोरेवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। और इसके साथ ये हमसे ये भी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का वो एरिया जिस पर पाकिस्तान और चाइना का कब्जा है, उस एरिया का भी हमने अभी तक सर्वे नहीं किया है, और हमें उसका भी नहीं पता कि वहाँ पर कितना लैंड यूज़ वहाँ पर की जाती है या कितनी लैंड वहाँ पर यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस में या तो किसी अदर पर्पसेस में। आगे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनाकर दिया हुआ है, आइए इसे समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये जो डायग्राम है इसको ये जो बेस्ड है, ये इसका सोर्स जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2008 एंड 9। ये बता रहा है इंडिया में डिफरेंट यूजेस क्या हैं लैंड के। तो आपको इसमें देखिए 2 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। एक डायग्राम जो है जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1961 को दिखा रहा है, और दूसरा 2008-2009 के
यूज़ को बता रहा है। ये दो एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमें कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं 1960-61 में लैंड का यूज़ कैसा था और 2008-2009 तक कैसा यूज़ होने लगा था। तो देखिए फॉरेस्ट, उससे पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट कलर है, फॉरेस्ट के लिए ब्लू कलर को डिनोट किया गया है, बैन और अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड के लिए इन्होंने येलो कलर यूज़ किया है, और यहाँ पर आपको पिंक जो कलर दिखाई देगा 4.95% ये एरिया अंडर नॉन कल्टीवेशन यूजेस में दिखा रखा है। उसके बाद आपको लाइट कह सकते हैं, स्काई कलर कह सकते हैं, ये स्काई कलर जो है परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड को दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको ब्रिंजल कलर है जो कि एरिया अंडर मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोव्स को दिखा रहा है। उसके बाद उन्होंने लाइट पिंक कलर है आई थिंक ये, उसके लिए उन्होंने कल्चरल वेस्टलैंड को शो किया है इसके थ्रू उन्होंने। फिर फैलो अदर देन करंट फैलो, उसको उन्होंने शो किया है ब्लू कलर से ही है लेकिन थोड़ा डार्क ब्लू है ये। उसके बाद करंट फैलो जो कि आपको ये दिखाई देगा लाइट ग्रे कलर है ये। और लास्ट है नेट सॉन एरिया, ये आपको ब्रिंजल में ही लेकिन डार्क ब्रिंजल कलर दिखाई देगा आपको। तो ये सब शो कर रहे हैं, आपको देखेंगे आप समझ जाएंगे इससे। देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखेंगे 45.26% जो है ये नेट सॉन एरिया को दिखा रहा है उस समय पर। उसके बाद 18.11 जो एरिया है वो फॉरेस्ट को दिखा रहा है। उसके बाद 12.01 जो कि बैरन और अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड थे उस समय की, उसके बाद बाकी सब छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हैं। लेकिन अगर आप 2008-2009 के डायग्राम में देखेंगे वहाँ पर 46.24% आपका नेट सॉन एरिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा लगभग 1% एरिया बड़ा है। उसके बाद आपको देखिए ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है 22.78% ये जो एरिया है फॉरेस्ट का है, जो कि पहले 18.11% हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर इन्होंने दिखा रखा है। बाकी 8.6% जो वैन और अनकल्टिवेटेड एरिया था उसको उन्होंने कम करके दिखा दिया है। ठीक है गाइस, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने हमसे कहा है लैंड यूज अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। धीरे धीरे जो लैंड का यूज़ हुआ है परमानेंट पेस्चर्स में वो घटना शुरू हुआ है। हाउएवर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। ये हमसे कह रहे हैं कि कैसे हम लोग एबल हुए फीड करने में, अगर हमारे जो कैटल की पॉपुलेशन है इन पेस्चर का अगर यूज़ हमने करना शुरू कर दिया है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स, वो उनकी या तो क्वालिटी बहुत लो है या फिर उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो है बहुत ज़्यादा है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, और इसी वजह से इन लैंड्स को कल्टिवेट किया जाता है 1 से 2 बार 2 से 3 सालों में। इफ़ दीज आर इंक्लूड इन द नेट्स ऑन एरिया, अगर हम इन एरियाज़ को भी नेट्स ऑन एरिया में कंसीडर करना शुरू करते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ NSA है नेट्स ऑन एरिया इन इंडिया है वो लगभग 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया के हो जाएगी। द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो नेट्स ऑन एरिया है उसका जो पैटर्न है वो एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता रहा है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा में जितना भी टोटल एरिया है उसका 80% एरिया वो एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में ये सिर्फ 10% तक ही यूज़ हो पाता है। ऐसे ही मिज़ोरम में भी, मणिपुर में भी, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमें देखने को बेसिकली मिल जाती है कि वहाँ पर भी लैंड्स का कल्टीवेशन जो है कल्टीवेशन की जो लैंड है वो कम देखने को मिलती है। आगे ये हमसे कह रहे हैं फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। ये हमसे कह रहे हैं कि इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 33% जो हमने एरिया रखा था जोग्राफिकल एरिया का उससे भी कम है, और इसको हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 ने भी क्लियर किया है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ऐसा इसलिए था क्योंकि
अगर हमारे यहाँ पर 33% फॉरेस्ट एरिया रहेगा तो हमारे यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन होकर रहेगा। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। और हमारे देश के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल्स ऐसे हैं जो इन जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड and land put to other non-agricultural uses. Wastelands includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industries, etc. तो ये सब भी कहीं ना कहीं लैंड यूज़ के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment। एक बार फिर से वो हमसे कह रहे हैं, अगर हम लगातार लैंड का यूज़ हम लंबे समय तक ऐसे ही करते चले हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, जिससे कि हम इसको कंजर्व कर सकें, मैनेज कर सकें, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता चला जाएगा और इसकी वजह से हमारे सामने यानी सोसाइटी के सामने, हमारे इन्वायरमेंट के सामने बहुत सारी बुरी, ये कह सकते हैं हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी जिनका हमें सामना आगे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही।